हमारा टॉपिक है मौर्य काल एवं मौर्योत्तर काल। मौर्य काल, सिकंदर का आक्रमण। तो सिकंदर ने 326 बीसी के समय भारत पर आक्रमण किया था और वो व्यास नदी तक पहुंचा था। इसके बाद क्या होता है कि जो सिकंदर के सैनिक हैं वो व्यास नदी से आगे जाने से इनकार कर देते हैं। और इनमें सबसे प्रमुख कौन होता है? सिकंदर का जो सेनापति होता है कोइनोस। सिकंदर ने व्यास नदी के तट पर अपने भारत अभियान की निशानी के तौर पर 12 स्तूपों का निर्माण करवाया था, जो अब नष्ट हो चुके हैं। कितने स्तूपों का? 12 स्तूपों का निर्माण कराया था। और जिसने मना किया था वो कौन थे? उसके सेनापति कोइनोस था, जिन्होंने व्यास नदी से आगे जाने से इनकार कर दिया था। और 326 बीसी के आसपास इन्होंने आक्रमण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने पहाड़ी राजा प्रवर्तक और अपने प्रधानमंत्री चाणक्य के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की ओर कदम बढ़ाए। विशाखादत्त के मुद्रा राक्षस और जैन ग्रंथ प्रविष्ट प्रवरण में प्रवर्तक और चाणक्य के बीच संधि का वर्णन मिलता है। विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस में एक तो, और दूसरा जैन ग्रंथ परिशिष्ट प्रवरण, इनमें क्या मिलता है? प्रवर्तक और चाणक्य के बीच संधि का वर्णन मिलता है। मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त ने किरात और खशों को अपनी सेना में भर्ती किया था। किसके अनुसार? मुद्रा राक्षस के अनुसार। चंद्रगुप्त ने किन किन को अपनी सेना में भर्ती किया था? किरात और खशों को अपनी सेना में भर्ती किया था चंद्रगुप्त ने। प्रवर्तक निश्चय ही त्रिगत नरेश रहा होगा। जो ये प्रवर्तक जिसका बार बार जिक्र आ रहा है, जो पहाड़ी राजा कहा गया है, ये इससे बोला गया है कि ये त्रिगत नरेश, त्रिगत का राजा रहा होगा कोई प्रवर्तक। पर्वतीय राजाओं में केवल कुल्लू के राजा चित्रवर्मा और कश्मीर के राजा पुक्षराक्ष ने चंद्रगुप्त का विरोध किया था। तो चंद्रगुप्त का विरोध सिर्फ 2 पर्वतीय राजाओं ने किया था, एक तो कुल्लू का राजा चित्रवर्मा और कश्मीर का राजा पुक्षराक्ष। तो यहाँ से दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं कि चंद्रगुप्त का विरोध किस पहाड़ी राजा ने किया है? तो कुल्लू के राजा चित्रवर्मा। एग्जैक्टली ये भी पूछ सकते हैं कि कुल्लू के किस राजा ने किया है? तो चित्रवर्मा ने चंद्रगुप्त का विरोध किया था। और कश्मीर के किस राजा ने किया था? पुष्कराक्ष ने। चाणक्य की सहायता से 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त नंदवंश का नाश कर सिंहासन पर बैठा था। कालांतर में यह सिरमौर बन गया। अच्छा, तो इन्होंने बोला कि चाणक्य की सहायता से 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त नंदवंश का नाश कर सिंहासन पर बैठा और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो चंद्रगुप्त ने क्या किया था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। कुलिंद राज्य को मौर्य काल में शिरमौर्य कहा गया है। जो कुलिंद राज्य है उसी को मौर्य काल में क्या कहा गया है? शिरमौर्य। क्योंकि कुलिंद राज्य मौर्य साम्राज्य के शीर्ष पर स्थित था और कालांतर में शिरमौर्य क्या बन गया? सिरमौर बन गया। कालांतर में क्या बना? शिरमौर्य को सिरमौर बना दिया गया और कुलिंद राज्य को मौर्य काल में शिरमौर्य कहा गया है। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो मौर्य काल में शिरमौर्य किसे कहा गया है? कुलिंद राज्य को। या कुलिंद राज्य को मौर्य काल में क्या कहा गया है? शिरमौर्य कहा गया है, क्योंकि जो मौर्य साम्राज्य था उसके शीर्ष पर था। अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक ने मध्यम और 4 बौद्ध भिक्षुओं को हिमालय में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। अशोक के टाइम क्या किया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक ने क्या किया? एक तो मध्यम को और 4 बौद्ध भिक्षुओं को हिमालय में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा। मध्यम को और 4 बौद्ध भिक्षुओं को अशोक ने भेजा। हिंसांग के अनुसार अशोक ने कुल्लू और कांगड़ा में बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था। हिंसांग के अनुसार क्या कहा गया है कि अशोक ने कुल्लू और कांगड़ा में बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया था। अशोक ने बौद्ध स्तूपों का निर्माण कहाँ कराया था? कुल्लू और कांगड़ा में। किसके अनुसार? हिंसांग के अनुसार। कुल्लू के कलथ और कांगड़ा के चैंतुडू में अशोक निर्मित स्तूप स्थित हैं। तो कुल्लू में किस जगह पर? कलथ में। कुल्लू के कलथ में और कांगड़ा के चैंतुडू में। हिंसांग ने देखो बोला था कि जो अशोक है उसने कुल्लू और कांगड़ा में बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया है। तो कुल्लू में कलथ में कराया है और कांगड़ा में चैंतुडू में अशोक निर्मित स्तूप स्थित हैं।
कालसी उत्तराखंड में अशोककालीन शिलालेख पाए गए हैं। कालसी उत्तराखंड में अशोककालीन शिलालेख पाए गए हैं। हिमालय क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार में मज्जिम का साथ 4 भिक्षुओं ने दिया था। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि अशोक ने मज्जिम और 4 बौद्ध भिक्षुओं को भेजा था। तो ये 4 बौद्ध भिक्षु कौन कौन है? कश्यप गोता, धुंधी विसारा, सहदेव और मुलकदेव। मज्जिम आया था, उसके साथ 4 बौद्ध भिक्षु कौन आए थे? कश्यप गोता, धुंधी विसारा, सहदेव और मुलकदेव। हिमाचल प्रदेश में 242 बीसी में बौद्ध धर्म का प्रवेश हो गया था। तो बौद्ध धर्म का प्रवेश कब हुआ था हिमाचल में? 242 बीसी में। 242 बीसी में हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ था। 210 बीसी के आसपास मौर्य साम्राज्य का पतन आरंभ हुआ, जो 185 बीसी में शुंग वंश की स्थापना से पूर्ण हो गया। मतलब जो इनका मौर्य साम्राज्य का पतन है वो 210 बीसी में शुरू हो गया था और 185 बीसी में वो मतलब उसका पतन खत्म हो गया। एक तरह से पतन हो चुका था 185 बीसी में, जैसे ही शुंग वंश की स्थापना हुई। जैसे ही 185 बीसी में शुंग वंश की स्थापना हुई, उसी टाइम जो मौर्य साम्राज्य था वो खत्म हो गया। 210 बीसी से लेकर इसका पतन शुरू हुआ था और 185 बीसी में ये पतन खत्म हो गया। मौर्योत्तर काल में क्या क्या आता है? शुंग वंश और कुषाण वंश, जो हिमाचल से रिलेटेड है। मौर्यों के पतन के बाद शुंग वंश पहाड़ी गणराज्यों में अपने अधीन नहीं रख पाए। मतलब यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में वो अपनी सर्वोच्चता नहीं स्थापित कर पाए। मौर्यों के पतन के बाद शुंग वंश पहाड़ी गणराज्यों में अपनी सर्वोच्चता नहीं साबित कर पाए और वे स्वतंत्र हो गए। जो पहाड़ी राज्य थे वो स्वतंत्र हो गए। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के आसपास शकों का आक्रमण शुरू हुआ। शकों का आक्रमण कब शुरू हुआ? ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के आसपास शकों का आक्रमण ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के आसपास शकों का आक्रमण शुरू हो गया। शकों के बाद कुषाणों के सबसे प्रमुख राजा कनिष्क के शासनकाल में पहाड़ी राज्यों ने समर्पण कर दिया। कनिष्क के काल में क्या किया गया? जो पहाड़ी साम्राज्य थे उन्होंने समर्पण कर दिया और कनिष्क की अधीनता स्वीकार कर ली। कुषाणों के 40 सिक्के कालका कसौली सड़क पर मिले हैं। कुषाणों के 40 सिक्के कालका कसौली सड़क पर मिले हैं। कनिष्क का एक सिक्का कांगड़ा के कनिहारा में मिला है। कनिष्क का एक सिक्का कहाँ मिला है? कांगड़ा के कनिहारा में। पहाड़ी राजा कुषाणों के साथ अपने सिक्के चलाने के लिए स्वतंत्र थे। दूसरी शताब्दी के अंत और तीसरी शताब्दी के प्रारंभ में कुषाणों की शक्ति कमजोर होने पर योध्ये, अर्जुनायन जो पंजाब के थे और कुलिंदों ने मिलकर कुषाणों को सतलुज पार धकेल दिया और अपनी आज़ादी के प्रतीक के रूप में सिक्के चलाए। तो इन्होंने बोला कि दूसरी शताब्दी के अंत में और तीसरी शताब्दी के प्रारंभ में कुषाण की शक्ति क्या होने लगी? कमजोर होने लगी। और कुषाणों को किसने धकेला था, किसने हराया था? मतलब योध्ये ने, अर्जुनायन ने और कुलिंदों ने। योध्ये, अर्जुनायन और कुलिंदों ने कुषाणों को हरा दिया और सतलुज पार धकेल दिया और अपनी आज़ादी के प्रतीक के रूप में सिक्के चलाए। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। किस नदी के तट पर सिकंदर ने 12 स्तूपों का निर्माण कराया था जो उसके भारत अभियान की गवाही दे रहे हैं? तो व्यास या हाइपेसिस। व्यास का ही दूसरा नाम है हाइपेसिस। तो इस नदी के तट पर सिकंदर ने 12 स्तूपों का निर्माण कराया था, व्यास या हाइपेसिस। उस सेनापति का नाम क्या था जिसने सिकंदर को भारत विजय के लिए आगे न बढ़ने के लिए मना कर दिया था कि भारत विजय के लिए आप व्यास से आगे ना बढ़िए? तो कोई सेनापति था जिसने मना किया था। अशोक ने हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर कुछ स्तूपों का निर्माण किया था? कुल्लू की वादी में। भारत आक्रमण के बीच में सिकंदर को व्यास नदी पार के बिना स्वदेश लौटने के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार था? इसमें एक और कारण दिया है, ज्योतिषियों द्वारा मना करना। एक कारण हमने पढ़ा था कि सेनापति ने और सेना ने मना कर दिया था। दूसरा ज्योतिषियों द्वारा मना करना भी कारण बताया गया है। अशोक ने हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भिक्षु को भेजा था? मज्जिम और 4 बौद्ध भिक्षुओं को भेजा था इसके साथ। सिकंदर ने भारत विजय के अंतिम बिंदु की पहचान के लिए क्या किया था? उसने 50 क्यूबिक ऊंचाई के वर्गाकार पत्थरों की 12 वेदियां बनाई थी। व्यास नदी के ऊपरी तट पर बनवाई थी और ये वेदियां।
अपने प्राचीन ढांचे के लिए प्रसिद्ध गांव जिसका नाम सिकंदर महान से जोड़ा जाता है, मलाना। अपनी भारत विजय के बीच में व्यास नदी के आगे न बढ़ने के सिकंदर के निर्णय का मुख्य कारण क्या था? अपने भविष्यवक्ताओं की सलाह या ज्योतिषियों की सलाह। टोंस और यमुना नदी के समीप स्थित कालसी में किसके पत्थर पर लिखित राजघोषणा का निर्माण करवाया था? किसने पत्थर पर लिखित राजघोषणा का निर्माण कराया था? अशोक ने। टोंस और यमुना नदी के समीप स्थित कालसी में, जॉनसन बावर क्षेत्र भी बोला जाता है, उसमें अशोक ने निर्माण कराया था। सिकंदर ने किस वर्ष व्यास नदी के तट पर कदम रखा था? 326 बीसी में। अशोक द्वारा हिमाचल प्रदेश की पोंटा घाटी में निर्मित एक स्तूप का एक मुसलमान शासक ने दिल्ली में कहाँ स्थापित किया है? अशोक द्वारा हिमाचल प्रदेश की पोंटा घाटी में निर्मित एक स्तूप था जिसे एक मुसलमान शासक ने दिल्ली में कहाँ स्थापित किया है? फिरोजशाह कोटला में। अब हम पढ़ेंगे गुप्त काल। श्रीगुप्त के पोते चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 एडी में गुप्त साम्राज्य की नींव रखी। भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त ने 340 ईस्वी में जो पर्वतीय जनपदों को जीतकर उन पर अपना आधिपत्य जमाया। तो नेपोलियन मतलब समुद्रगुप्त ने 340 ईस्वी में पर्वतीय जनपदों को जीता था। 340 ईस्वी में समुद्रगुप्त नेपोलियन ने जो पर्वतीय जनपद थे उनको जीता था और अपना आधिपत्य जमाया था। हरिशेन के इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति से भद्र, त्रिगत, औदुंबर, कुलूत और कार्तिकपुर जनपदों पर समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख मिलता है। तो इसमें बोला गया कि हरिशेन के जो इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति थी उससे भद्र, त्रिगत, औदुंबर, कुलूत और कार्तिकपुर जनपदों पर समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख मिलता है। सभी राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार कर उसे जागीरदारों की तरह कर देते थे। जो भी सारे राजा थे उसने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की थी और उसको जागीरदारों की तरह कर देते थे। कुलिन जनपद का उल्लेख इसमें नहीं मिलता। तो मतलब गुप्त काल में क्या है, कुलिन जो जनपद था उसका उल्लेख नहीं मिलता। शायद वह चंद्रगुप्त प्रथम के समय गुप्त साम्राज्य के अधीन आ गए होंगे। मतलब जो कुलिन है वो किसके समय? चंद्रगुप्त प्रथम के समय गुप्त साम्राज्य के अधीन आ गए होंगे कुलिन लोग, इसीलिए गुप्त काल में उनका उल्लेख नहीं मिलता। समुद्रगुप्त ने पहाड़ी जनपदों में अपनी प्रभुत्ता स्वीकार करवाकर उन्हें आंतरिक आज़ादी, शक्ति और सुरक्षा बनाए रखने की स्वतंत्रता प्रदान की। कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित कर गुप्त साम्राज्य की प्रतिष्ठा को बनाए रखा। जो कुमारगुप्त का पुत्र था स्कंदगुप्त जो था कुमारगुप्त का पुत्र, उसने क्या किया था? हुनों को पराजित किया था और अपनी प्रतिष्ठा को, इज्जत को बनाए रखा था। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का प्रभाव घटने लगा। जैसे स्कंदगुप्त मतलब इसका स्कंदगुप्त के बाद की जो टाइम पीरियड है उस टाइम में बोला गया है कि गुप्त साम्राज्य का प्रभाव क्या हुआ? घटने लगा और जो गुप्त साम्राज्य था उसका विघटन हो गया। हुनों का आक्रमण गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण था कि जैसे हुनों का आक्रमण होता है तो इसी कारण गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है। कालिदास ने कुमार संभव और मेघदूत की रचना इसी काल में की थी जिसमें हिमालय का वर्णन मिलता है। तो कालिदास की दो रचनाएं हैं, कुमार संभव और मेघदूत। तो उनकी रचना किस काल में हुई है? गुप्त काल में हुई है। और जो ये कुमार संभव और मेघदूत है इसमें हिमालय का वर्णन मिलता है। गुप्त काल में पर्वतीय प्रदेशों में हिंदू धर्म का प्रभाव बढ़ा और अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। समुद्रगुप्त ने किस शताब्दी में हिमाचल प्रदेश के नवगठित राज्यों को अपने अधीन किया था? चौथी शताब्दी में। 340 बीसी में बोला है, मतलब चौथी शताब्दी। समुद्रगुप्त ने किस वर्ष हिमाचल प्रदेश के स्थानीय शासकों को अपनी प्रभुत्ता स्वीकार करने की चुनौती भेजी थी?
340 ईस्वी में उसने ये चुनौती भेजी थी कि जो पहाड़ी शासक हैं, स्थानीय शासक हैं, वो उसकी प्रभुत्ता स्वीकार कर ले। किस गुप्त सम्राट ने हिमाचल प्रदेश के राजाओं को अपना प्रभुत्व स्वीकार करने अथवा लड़ने की चुनौती दी थी? समुद्रगुप्त ने। किस भारतीय सम्राट ने कुलिंदों, योद्धियों और अर्जुनायनों को अपनी संप्रभुता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था? समुद्रगुप्त ने। अब हम पढ़ते हैं गुप्तोत्तर काल, हुण और हर्षवर्धन। हुणों का आक्रमण। 521 ईस्वी में हुणों ने तोरमान के नेतृत्व में पश्चिमी हिमालय पर आक्रमण किया। तो 521 ईस्वी में हुणों ने किसके नेतृत्व में आक्रमण किया था? तोरमान के नेतृत्व में। इससे पूर्व भी 480 और 490 के बीच तोरमान ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किए थे। मतलब तोरमान ने इससे पहले कब आक्रमण किए थे? 480 से 490 ईस्वी के टाइम। तोरमान के पश्चात उसके पुत्र मिहिरकुल, जिसे भारत का एटीला कहा जाता है, उसने क्या किया? मिहिरकुल ने 525 ईस्वी में पंजाब से लेकर मध्य भारत तक के क्षेत्र पर आधिपत्य जमा लिया। तो तोरमान के बाद जो उसका पुत्र था मिहिरकुल, तोरमान का जो पुत्र था मिहिरकुल, और उसको भारत का एटीला भी कहा जाता था। मिहिरकुल को क्या कहा जाता था? भारत का एटीला। उसने क्या किया था? 525 ईस्वी में पंजाब से लेकर मध्य भारत तक के क्षेत्र पर आधिपत्य जमा लिया मिहिरकुल ने। मगध सम्राट नरसिंह बालादित्य, जो मगध का सम्राट था, मगध का जो सम्राट था नरसिंह बालादित्य और यशोवर्मन, इसने क्या किया? मिहिरकुल को पराजित कर कश्मीर भागने पर मजबूर कर दिया। तो मिहिरकुल को किसने पराजित किया था? मगध सम्राट नरसिंह बालादित्य ने और यशोवर्मन ने। मिहिरकुल को पराजित किया था मगध सम्राट नरसिंह बालादित्य और यशोवर्मन ने, और इसको विवश कर दिया कि वो कश्मीर की तरफ भाग गया, जिस कारण गुज्जर स्वयं को हुणों का वंशज मानते हैं। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि गुज्जर किसका वंशज मानते हैं खुद को? हुणों का। हर्षवर्धन एवं हिंसांग। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में भारत की गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन कब भारत की गद्दी पर बैठा? 606 ईस्वी में। उसके शासनकाल में पाटलिपुत्र, थानेश्वर और कन्नौज शासन के प्रमुख केंद्र रहे। उसके शासनकाल में हिंसांग ने भारत की 629 से 644 ईस्वी तक यात्रा की। किसके कार्यकाल में? हर्षवर्धन के कार्यकाल में हिंसांग ने 629 से 644 ईस्वी तक भारत की यात्रा की। हिंसांग 635 ईस्वी में जालंधर, ये जालंधर जो है वो जालंधर तिब्बत की राजधानी आया, और वहाँ की राजा उतीतस, उदीमा या उतीतो भी बोला जाता है। इनके 3 नाम दिए गए। देखो, उतीतस, उदीमा या उतीतो, ये एक ही राजा के नाम अलग अलग जगह पर दिए गए हैं। जो यहाँ पे बताया गया इन्होंने कि ये जालंधर आया था और वहाँ के राजा उतीतस, उतीतो, उदीमा का 4 माह तक मेहमान रहा। भारत में चीन वापसी के समय, भारत से चीन वापसी के समय 643 ईस्वी में भी वह जालंधर में रुका था। हिंसांग ने जालंधर के बाद कुल्लू, लाहौल और सिरमौर की यात्रा की थी। हर्षवर्धन की 647 ईस्वी में मृत्यु हो गई। कलहण की पुस्तक राजतरंगिणी में कश्मीर के राजा ललितादित्य और यशोवर्मन के बीच युद्ध का विवरण है। बोला गया है कि जो कलहण की पुस्तक है राजतरंगिणी, उसमें कश्मीर के राजा ललितादित्य और यशोवर्मन के बीच युद्ध का विवरण मिलता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि जो कश्मीर के राजा ललितादित्य और यशोवर्मन के बीच युद्ध का विवरण कौन सी पुस्तक में मिलता है? कलहण की राजतरंगिणी में। त्रिगत, ब्रह्मपुरा, चंबा और अन्य पहाड़ी क्षेत्र पर यशोवर्मन के प्रभाव का विवरण मिलता है। 9वीं शताब्दी में त्रिगत और ऊपरी सतलुज क्षेत्रों पर कश्मीर राज्य का अधिकार हो गया। तो कौन सी शताब्दी में? 9वीं शताब्दी में जो त्रिगत था और उसके
ऊपरी सतलुज का क्षेत्र जो था वहाँ पर कश्मीर का अधिकार हो गया था। हिंसांग ने जालंधर को शेलंतलो ये नाम से लिखा है अपनी पुस्तक में। जालंधर मतलब शेलंतलो लिखा उसने हिंसांग ने। तो ऐसे पूछ सकते हैं कभी शेलंतलो किसको बोला है हिंसांग ने, तो जालंधर को। कुलूत, फिर उसके बाद है सिरमौर। सिरमौर को क्या बोला उसने? शत्रुघ्न बोला है। हिंसांग ने सिरमौर को शत्रुघ्न बोला है। की राजधानी सिरमौरी ताल। लाहौल, लाहौल को बोला है लो उलो। की यात्रा का विस्तृत वर्णन दिया है। चंबा राज्य उस समय शायद त्रिगत के अधीन रहा होगा। चंबा राज्य जो था उस समय शायद त्रिगत के अधीन रहा होगा हिंसांग के टाइम में जब वो आया था। महायान धर्म के यहाँ प्रचलित होने का जिक्र उसने अपनी पुस्तक सीयूकी में किया है। ह्योनसांग की जो पुस्तक थी उसका क्या नाम था? सीयूकी। ह्योनसांग की पुस्तक का नाम था सीयूकी। और उस पुस्तक में उसने कौन से धर्म का वर्णन किया है? महायान धर्म का। और कहा कि यहाँ पर महायान धर्म प्रचलित था। हिंसांग की पुस्तक सीयूकी में यहाँ पर हिमाचल में महायान धर्म के प्रचलित होने का जिक्र किया है। उसके बाद है निर्मंड के ताम्रपत्र में स्पीति के राजा समुद्रसेन का वर्णन मिलता है। देखो ये जो ताम्रपत्र है कहाँ का है? निर्मंड का। तो निर्मंड के ताम्रपत्र में स्पीति के राजा समुद्रसेन का वर्णन मिलता है। निर्मंड के ताम्रपत्र में स्पीति के राजा समुद्रसेन का वर्णन मिलता है। और यह ताम्रपत्र कब का है? 7वीं शताब्दी का। हिमाचल प्रदेश में त्रिगत और कुलूत के अलावा छोटे छोटे सरदारों के समूह उभर आए। हिमाचल प्रदेश में त्रिगत और कुलूत के अलावा छोटे छोटे सरदारों के समूह उभर आए जिन्हें ठाकुर और राणा कहा गया था। ठाकुर और राणा कहा गया था किसे? जो छोटे छोटे सरदारों के समूह उभर के आए थे त्रिगत और कुलूत के अलावा। गुप्तोत्तर काल में ठाकुरों के शासनकाल को अपठकुराई बोला जाता था। देखो जो गुप्तोत्तर काल है उसमें क्या कहा गया है कि जो ठाकुरों का शासनकाल है उसको क्या बोला गया है? अपठकुराई। ठाकुरों का शासनकाल अपठकुराई है तथा अधिकार पत्र को ठकुराई कहा गया है। और जो ठाकुरों का अधिकार पत्र उसको क्या कहा गया है? ठकुराई। शासनकाल को अपठकुराई। गुप्तोत्तर काल में ये भी इम्पोर्टेंट है कि कब कहा गया है? गुप्तोत्तर काल में कहा गया है कि जो ठाकुरों का शासनकाल है वो क्या है? अपठकुराई है। और जो ठाकुरों का अधिकार पत्र है वो क्या है? ठकुराई है। राणाओं के अधिकार क्षेत्र को क्या कहा गया है? राहुन। राणाओं के अधिकार क्षेत्र को क्या कहा गया है? राहुन। 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच मैदानों से आए जो राजपूतों ने हिमाचल में अपने राजवंश स्थापित किए। 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच क्या हुआ? जो मैदानों से राजपूत आए थे उन्होंने हिमाचल में अपने राजवंश स्थापित किए। इन्होंने राणाओं और ठाकुरों को अपनी सामंतों की स्थिति में पहुंचा दिया था। जो इन्होंने क्या किया? जो मैदानों से आए थे इन्होंने क्या किया? एक तो राजपूतों ने हिमाचल में अपने राजवंश स्थापित किए थे इन मैदानों से आए हुए राजपूतों ने। और साथ ही इन्होंने क्या किया? जो राणा और ठाकुर है उनको अपने सामंतों की स्थिति में पहुंचा दिया था। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार सन 500 में कुल्लू पर किसका शासनकाल था? विहंग मणिपाल का। कुल्लू पर किसका शासनकाल था? विहंग मणिपाल का। 500 ईस्वी में। फरिश्ता के अनुसार कन्नौज के किस राजा द्वारा नगरकोट के राजा को पराजित करने के बारे में कहा जाता है? कि फरिश्ता के अनुसार, देखो किसने बोला है? फरिश्ता ने बोला है। ये भी एक यात्री था, इसने बोला है कि कन्नौज के किस राणा द्वारा नगरकोट के राजा को पराजित करने के बारे में कहा जाता है। कि कन्नौज का वो कौन सा राजा था? फरिश्ता के अनुसार कन्नौज का वो कौन सा राजा था जिसने नगरकोट के राजा को पराजित किया था? तो कन्नौज का राजा हर्षवर्धन था। उसने क्या किया था? नगरकोट के राजा को पराजित किया था। आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि 500 ईस्वी में किस हुन शासक ने हिमाचल प्रदेश सहित भारत के में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था? तो तोरमान जो था हमारे पास उसने क्या किया था? 500 ईस्वी में जो हिमाचल प्रदेश के भारत के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था। हिमाचल प्रदेश के भी और भारत के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था तोरमान ने 500 ईस्वी में।
भारत का अकेला कहलाने वाले जो मिहिरकुल थे, ये हुन शासक था मिहिरकुल, को 520 में किसने पराजित कर दिया था, जिसके बाद वह भागकर कश्मीर का धोखे से राजा बन गया? यशोवर्मन ने इनको पराजित कर दिया था। गुर्जरों का संबंध किससे जोड़ा जाता है? हुनों से। ठाकुर शब्द यवचे तोखरी कबीले का शब्द है, जो मूलतः कहाँ के निवासी थे? अरब सागर के। हिंसांग के अनुसार कुल्लू का घेरा कितने मील का था? 75 मील का। फिर है, हिंसांग ने भारत की यात्रा किस वर्ष की थी? 629 ईडी में। फिर है, सन 480 से 490 के बीच बोला गया है, गुप्त साम्राज्य के विघटन के पश्चात निम्नलिखित में से किसने अपने को एक शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित किया था? तोरमान ने। तोरमान कौन था? 5वीं शताब्दी का एक हुन आक्रमणकारी व शासक। अपने वर्णन में किसने त्रिगत को पूर्व से पश्चिम 267 मील लंबा तथा उत्तर से दक्षिण 213 मील चौड़ा राज्य बताया है? हिंसांग ने।